तो बाबू आज हम लोग जो अल्टरनेटिंग करंट है एसी है उसका सेकंड जो पार्ट है उसको हम स्टडी करेंगे, यानी कह सकते हो सेकंड लेक्चर होगा आज। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत ज्यादा चीजें पढ़े थे। एक्चुअली क्या था ना कि एक भूमिका तैयार किए थे कि अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस कैसे होता है, और उसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसके बारे में बात किए थे और सिर्फ इक्वेशन वगैरह देखे थे। मतलब पिछले क्लास में 15-20 मिनट का चीज था, ठीक। आज हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारा और टर्म्स के बारे में जानेंगे। अभी सर्किट की बात नहीं करेंगे, सर्किट की बात हम थर्ड क्लास में करेंगे, यानी कि करके, और उसके बाद चैप्टर को क्या करेंगे, इंड करेंगे। पर आज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है जिसमें हम लोग आज जानने वाले हैं पीक करंट के बारे में। किसके बारे में? पीक करंट के बारे में, एवरेज करंट के बारे में, आरएमएस करंट के बारे में। ये सब बहुत ज्यादा क्या किया जाता है, पूछा जाता है। फिर हम लोग बहुत सारे टर्म्स के बारे में जानेंगे, जैसे रेसिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, रिएक्टेंस क्या होता है, इंपीडेंस क्या होता है, ठीक, एडमिटेंस क्या होता है। तो ये सब चीजें, फेज क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है। तो ऐसे कुछ टर्म्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे और साथ में हम क्या करेंगे, इसका स्टडी भी बढ़िया से करते चलेंगे, ठीक। तो चलो शुरू करें। तो बाबू आज हम लोग शुरुआत करेंगे करंट के डिफरेंट फॉर्म के बारे में। तो बाबू सबसे पहले हम बात करेंगे पीक वैल्यू। पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू कौन होगा बाबू? द मैक्सिमम वैल्यू। पीक वैल्यू क्या होगा? द मैक्सिमम वैल्यू। जैसे पीक करंट बोलेगा तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। अगर बोलेगा आरएमएस सॉरी पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, तो क्या बोलोगे? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ठीक। तो ये हो जाएगा द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई और वी ना बाबू। जब आपका पीक करंट की बात करेगा तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, और जब पीक वोल्टेज की बात करेगा तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ठीक। इसे हम लोग वी नॉट या आई नॉट से डिनोट करते हैं। किसे बाबू? आई नॉट या फिर वी नॉट। जब हमको बोलेगा पीक करंट तो आई नॉट, और जब बोलेगा पीक वोल्टेज तो वी नॉट। और हम लोग जानते हैं बाबू कि वी नॉट बराबर होता है एन ए बी ओमेगा ना बाबू। एन ए बी ओमेगा, ये तो अलगे नाम चल लेता है, एन ए बी ओमेगा, ध्यान रखिएगा ना, एन ए बी ओमेगा। और अगर हमको पीक करंट की बात करना है तो ये हो जाएगा एन ए बी ओमेगा बाई आर। नहीं बच्चा, ये दो चीज देखे ना ध्यान से, याद रहेगा। चलिए, तो पीक करंट क्या होता है बाबू? जो मैक्सिमम करंट है उसी को हम क्या बोलते हैं? पीक करंट बोलते हैं। पीक वोल्टेज क्या होता है? तो मैक्सिमम वोल्टेज, जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा, ठीक, अल्टरनेटिंग करंट का, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पीक वोल्टेज बोलेंगे। पीक वोल्टेज इतना होता है, पीक करंट इतना होता है। कोई दिक्कत? चलो, अगर हमको वोल्टेज का वैल्यू लिखना है तो ये हो जाएगा पीक वोल्टेज इंटू साइन ओमेगा टी, और अगर हमको करंट का वैल्यू लिखना है तो हो जाएगा पीक करंट इंटू साइन ओमेगा टी। कोई दिक्कत? अब आगे हम लोग बात करना चाहते हैं एवरेज वैल्यू। क्या बाबू? एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू क्या होता है बाबू, जल्दी बताओ तो एक कंप्लीट साइकिल के दौरान जो मीन वैल्यू होगा उसी को क्या बोलेंगे? एवरेज वैल्यू, ठीक। द मीन ऑफ वन कंप्लीट साइकिल ना बाबू। एक कंप्लीट साइकिल के दौरान जो मीन आएगा, क्या आएगा बाबू? मीन, या फिर एवरेज बोल सकते हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज वैल्यू। किसका? अगर करंट का पूछेगा तो करंट का, और वोल्टेज का पूछेगा तो वोल्टेज का। कोई दिक्कत? इसे हम आई ए भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बाबू? आई ए भी, ठीक। और ये हो जाएगा क्या बाबू, जल्दी बता दो तो, आई डी टी, और जीरो से लेके टी तक, और डिवाइडेड बाई डी टी, जीरो से लेके टी तक, है ना, ठीक। और ये वाला जो वैल्यू जब सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा जीरो। कैसे आ जाएगा जीरो बाबू? आप ग्राफ देखो तो हाफ टर्न पॉजिटिव, हाफ टर्न नेगेटिव। तो जब हम सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। और जीरो आ जाएगा तो बाबू जल्दी बता दो क्या हो जाएगा वैल्यू? जीरो। उसी तरह से एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज भी क्या होगा? जीरो होगा। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट भी जीरो होता है, और एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज भी क्या होता है? जीरो होता है। तो फिर ऐसे में तो फिर कोई वैल्यू आ ही नहीं रहा है। जैसे अगर मान लेते हैं हमको मेजर करना है कि तुम्हारे घर में कितना करंट गया, ठीक। आपको पता है ना, जो गवर्नमेंट आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है तो वो आपसे उसके बदले बिल भी लेता है। वो बिल कैसे कैलकुलेट करेगा? वो आपके घर में कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुआ उसे ना, वो कैसे निकलता है? तो वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करेगा, है ना। अब अगर आप एक पूरे दिन के लिए करोगे तो बाबू सब जोड़ेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ना। हाँ बाबू, अब जीरो हो जाएगा तो फिर कोई रीडिंग ही नहीं आएगा, कोई पैसा ही नहीं बताएगा कि भाई हम तो कुछ यूज नहीं किए, ठीक। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो बाबू एक दूसरा तरीका है एवरेज वैल्यू निकालने का कि हम आधा साइकिल के लिए निकालें। किसके लिए? और या अगर पूरा साइकिल के लिए निकालते हैं तो मॉड करके निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मॉड करके। तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ठीक। तो ये चीज है। तो इसमें हमारा डिफाइंड होता है एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल। एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल, इसे हम टी हाफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टी हाफ, मतलब सॉरी करंट का एवरेज फॉर कितना के लिए?
हाफ टाइम के लिए। करंट का एवरेज कितना देर के लिए बाबू? हाफ टाइम के लिए। क्यों? क्योंकि हाफ टाइम तक पॉजिटिव रहता है, ठीक। और फिर जितना होगा उतना से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो बाबू कितना हो जाएगा? तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बाबू ये होता है आई बटा पाई। कितना होता है बाबू? आई बटा पाई, ठीक। और अगर हमको वोल्टेज निकालना है एवरेज हाफ टाइम के लिए तो ये भी होगा वी बटा वी नॉट, आई नॉट यहाँ पर वी नॉट बाई पाई। बोलोगे कैसे आएगा सर? तो हम बोलेंगे कि बाबू इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा सॉरी 2, ठीक। इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, साइड में भी कैलकुलेट करके बताएंगे, देखो कैसे निकालते हैं जो। पर उससे तुमको मतलब नहीं है, पर एक बार ध्यान रखना चाहिए, ठीक। तो बाबू आपको पता है कि अगर एवरेज निकालना है तो टोटल जो चार्ज फ्लो हुआ है बाई टोटल जो टाइम लगा, ऐसे निकलेगा ना एवरेज। कैसे निकालोगे? तो एवरेज क्या, करंट क्या होता है? चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। अगर एवरेज निकालना है 1 घंटा के लिए तो 1 घंटा में जितना चार्ज फ्लो हुआ है बाई 1 घंटा में जितना टाइम होता है ना बाबू, इस तरह से। यानी अगर हमको आई ए भी निकालना है ना तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा पहले आई डी टी को, यानी टोटल चार्ज निकालना होगा। क्या निकालना होगा? टोटल चार्ज। देन हमें डिवाइड करना होगा आई डी टी, यानी डी टी से, यानी टाइम निकालना होगा इस दौरान। और कहां तक निकालना है बाबू? टी हाफ तक, 0 से लेके टी हाफ तक। तो बाबू इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये तो डायरेक्ट टी हाफ आ जाएगा, टी बाई 2 आ जाएगा ना, ठीक। इसको आगे रख लेते हैं टी बाई 2। और इसका करेंगे बाबू तो आई का वैल्यू लिखो, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू क्या बाबू? डी टी। 0 से लेके कहाँ? टी बाई 2 तक। बता बाबू कितना हो जाएगा? आई नॉट तो बाहर आ जाएगा, आई नॉट बाहर आ जाएगा। अब साइन का इंटीग्रेशन बताओ। अरे ये ओमेगा टी है तो आगे फिर ओमेगा भी आएगा ना, ओमेगा डिवाइड में जाएगा, ठीक। तो माइनस कॉस ओमेगा टी और बटा क्या बाबू? ओमेगा। 0 से लेके कहाँ तक? टी बाई 2 तक, ठीक। अब इसको रखना है वैल्यू को, तो टी बाई 2 इंटू आई नॉट और इंटू ये कितना हो जाएगा बाबू? माइनस कॉस ओमेगा टी का वैल्यू कितना? टी बाई 2। ओमेगा पता है 2 पाई बटा टी होता है, ओमेगा क्या होता है? टी पाई बाई 2, ठीक। और बटा ओमेगा माइनस यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये पूरा हो जाएगा ना, तो हो जाएगा माइनस कॉस 0 बटा ओमेगा, ठीक। तो ये टी से टी गया, 2 से 2 गया, कितना हो गया? पाई ना। कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है? जल्दी बताओ। कॉस पाई का वैल्यू माइनस और माइनस 1 क्या हो जाएगा? +1। कितना हुआ? +1। चलिए, और बटा ओमेगा यानी कि 1 बाई ओमेगा हो गया ये, माइनस ये कितना हो जाएगा? cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री वैल्यू 1, तो -1 और -1 +1, 1 बाई ओमेगा, यानी कितना हो गया बाबू? 2 बाई ओमेगा। यहाँ से हो गया टी बाई 2 इंटू आई नॉट इंटू क्या बाबू? 2 बाई ओमेगा। ओमेगा मतलब क्या? 2 पाई बटा कैपिटल टी, ये होता है ना। चलिए अब आप इसको क्या करो, सॉल्व करो। क्या तो कुछ का टूटा है? टी स्क्वायर हो जाएगा, टी कट नहीं रहा है ना। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये है कि ये टी बाई 2 नीचे होना चाहिए था ना। अरे टी बाई 2 डिवीजन में, ये वाला पार्ट किसमें रहना चाहिए? डिवीजन में ना। और डिवीजन में रहेगा तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 बाई टी हो जाएगा, सॉरी 2 बाई टी, 2 बाई टी, 2 बाई टी, और यहाँ पर फिर से रखो 2 बाई टी। तो बाबू ये टी ऊपर चला जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, ठीक। तो 2 आई नॉट और ये टी ऊपर जाएगा तो टी भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा बटा पाई। तो ये क्या निकल गया हमारा? एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर हाफ टाइम। अगर फुल टाइम के लिए करते ना तो यही प्रोसेस करते, खाली 0 से लेके टी तक, ठीक। और हमारा आंसर क्या आ जाता? 0 आ जाता। तो हमको इससे मतलब नहीं है, हम ऐसे ही बता दिए कि भाई तुम लोग को लगे कि अरे यार ऐसे ही सर कुछ भी बोल देते हैं, हम कैसे रटे। हम बोले बाबू तरीका है, फाइंड हो जाता है, पर तुम्हारे पास ना एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि तुम क्या करो, इसको फाइंड करने के लिए बैठो। तो कुछ कुछ वैल्यू क्या रखना चाहिए तुमको, याद रखना चाहिए। सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बताइए कि जो एवरेज वैल्यू हाफ टाइम के लिए होगा वो कितना होगा, ठीक। तो ये चीज हमें उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे। इसको मिटा देंगे साइड वाला, हाँ? आप लोग को थोड़ा उम्मीद है हमको मैथमेटिक्स पर आप लोग का कि आप लोग भी कुछ खुद से कर लोगे, ठीक। तो ये हो गया कितना के बाबू? पहले एक बार देख लो फिर से, हम क्या बोले? बोले कि देखो जो करंट है ना अल्टरनेटिंग करंट में और वोल्टेज, ये दोनों का वैल्यू सेम नहीं रहता है। ये दोनों का वैल्यू क्या होता है? पीरियोडिकली ऑसिलेट करते रहता है, चेंज होते रहता है। इसके कारण क्या होता है बाबू? इसके कारण कभी करंट की वैल्यू ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव होता है। हम जानना चाहते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। तो इस मैक्सिमम वैल्यू को हम नाम दे दिए पीक वैल्यू। क्या नाम दे दिए? पीक वैल्यू। और ये पीक वैल्यू जो होगा, ठीक, वो इतना होगा पीक वोल्टेज और इतना होगा पीक करंट। कोई दिक्कत? चलिए इक्वेशन से पता चल जाता है बाबू, अगर वोल्टेज का इक्वेशन दिले है तो साइन के आगे वाला जो पार्ट है वो क्या देगा आपको? पीक वोल्टेज। अगर करंट का इक्वेशन है तो साइन के आगे वाला ये जो पार्ट है, यानी साइन का जो कोफिशिएंट है वो आपको क्या देगा? पीक करंट देगा। यानी कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि I बराबर 30 इंटू साइन 100 पाई टी, तो इसका एक मतलब हो गया कि बाबू आई नॉट कितना है? 30। क्लियर? यहां से तुमको एक बात तो क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा कि क्या बाबू?
कि आई नॉट की वैल्यू कितनी है 30 है। तो बहुत आसानी से कैसे बाबू, बस ये वाला जो पार्ट है वही क्या होता है, पीक करंट होता है। तो बहुत बार आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि आपको इक्वेशन दिया रहेगा और आपको पूछ देगा कि बताइए पीक करंट कितना है, तो बता दोगे ना पीक करंट कितना है, कौन बाबू, तो साइन के करंट के इक्वेशन में जो साइन के कोफिशिएंट होगा वही क्या होगा, पीक करंट होगा। ठीक, और अगर वोल्टेज का इक्वेशन दे रहा है जैसे 40 साइन 50 पाई टी, तो बाबू यहाँ पर पीक वोल्टेज कितना हो गया, जल्दी बताओ, 40 हो गया, बता दोगे ना। चलिए अब बाबू ये तो हो गया हमारा क्लियर कि क्वेश्चन पीक करंट निकालना है, कैसे निकालेंगे। ठीक, अगला है कि ये चूंकि अगर वैल्यू इसका चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो हम कितना मानेंगे। जैसे तुम्हारे घर में अगर जो बोले कि कितना करंट आ रहा है, ठीक, तो तुम कितना बोलोगे, बोलोगे सर 220 भी था, 110 भी था, बीच में कभी कभी जीरो भी हो जाता था, कभी -220 भी हो जाता था। एक वैल्यू पूछे कि एक बताओ नहीं यार। तो अगर जहां पर नॉन यूनिफॉर्म होता है वहां पर हम एक एवरेज डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं, एवरेज डिफाइन करते हैं। नहीं बाबू, जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन से कोई गाड़ी जा रहा होता है, ठीक, जैसे कि अगर जो तुमको यहाँ से जाना है पटना, तो तुम जब गाड़ी चलाओगे तो हर समय तुम्हारा स्पीड तो सेम नहीं रहेगा, ठीक, आपका स्पीड क्या होगा, फ्लक्चुएट करेगा। ठीक, तो बाबू हमको कितना देर लगेगा निकालने के लिए, तुम कैसे निकालते हो कि सर 100 किलोमीटर है, एवरेज 40 के चलोगिएगा तो 2.5 घंटा लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जब नॉन यूनिफॉर्म होता है ना, तो हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, एवरेज वैल्यू डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर भी चूंकि नॉन यूनिफॉर्म है तो हमें क्या करना होगा, एवरेज करंट डिफाइन करना होगा। एवरेज करंट अगर जो हम लोग निकालना चाहेंगे बाबू, तो ये क्या होना चाहिए कि टोटल चार्ज जो फ्लो हुआ है बाई टोटल टाइम, और एक कंप्लीट साइकिल के लिए अगर हम बात करेंगे ना, तो ये क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि उस दौरान जितना वैल्यू पॉजिटिव होगा उतना ही वैल्यू निगेटिव होगा। तो एवरेज करंट फॉर कंप्लीट साइकिल जीरो होता है, और एवरेज वोल्टेज फॉर कंप्लीट साइकिल भी क्या होता है, जीरो होता है। अब जीरो हो गया तो कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं, करंट तो आ रहा था ना घर में, पर एवरेज क्या बता रहा है कि नहीं आ रहा था, पर बल्ब तो जल रहा था। तो हमको लगा नहीं कि नहीं, ये वाला कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो हमको एक नया डिफिनेशन तैयार करना चाहिए जिससे हमको कुछ इंफॉर्मेशन मिले कि कितना आ रहा है। तो बोले कि जीरो इसलिए हो रहा है क्योंकि आधा पॉजिटिव है आधा निगेटिव है। तो बोला एक काम करो कि तुम आधे के लिए निकालो, कितना के लिए निकालो, अब आधा के लिए निकालोगे तो पॉजिटिव आएगा, ये आधा के लिए आएगा तो भी क्या होगा, निगेटिव आएगा, पर हम मॉड ले लेंगे, तो जितना इसका आएगा उतना ही मॉड, इसका आएगा उतना ही मॉड, इतना आएगा सबका, और इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, बार है हमारा क्या हो जाएगा बाबू, टोटल करंट निकल जाएगा, है ना। ठीक, तो इस तरह तो एवरेज हम लोग किसके लिए डिफाइन करते हैं बाबू, आधा के लिए, ताकि हम चाहते हैं कि निगेटिव पार्ट ना आए और ये जीरो ना हो। तो जब हम आधा साइकिल के लिए डिफाइन किए तो कितना आया बाबू, 2I0/पाई और 2V0/पाई। तो जैसे इस केस में अगर जो बोलता कि बताइए एवरेज करंट कितना है, इस केस में इसमें पूछता एवरेज करंट कितना है, तो बाबू I बराबर हो जाता I0 जो कि है 30 × 2/पाई। ये कितना आ गया, एवरेज फॉर हाफ साइकिल है बाबू। ठीक, अगर वोल्टेज वाला पूछता है एवरेज तो कितना हो जाता, तो बाबू पीक है 40 × 2/पाई। ठीक, तो आप निकाल लोगे ना। चलिए एक और आता है इसमें, वो होता है आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट। आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट। आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। अब तुम बोलोगे क्या होता है सर, तो बोला नहीं कि देखो क्या है ना कि आधा टाइम पॉजिटिव था आधा टाइम निगेटिव था, अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सब पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव, निगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव। तो बोला कि पहले आप करंट का क्या कर लो, स्क्वायर कर लो, करंट का क्या कर लो, स्क्वायर। अब जब स्क्वायर ले लाए हो तो उसका एवरेज कर लो, तो जब हम इसका एवरेज कर लेंगे तब तो अब जीरो नहीं होगा ना। अरे यार एवरेज जीरो काहे हो जा रहा था, क्योंकि करंट आधा टाइम पॉजिटिव था आधा टाइम। अब हमको क्या बोला एक आदमी कि देखो इस चीज को दूर करने का तरीका है कि स्क्वायर कर लो, स्क्वायर कर लेंगे तो क्या होगा, सब पॉजिटिव। अब एवरेज लेंगे तो जीरो नहीं होगा ना, कुछ वैल्यू आएगा। तो बोला अब एवरेज कर लो, स्क्वायर किया फिर क्या कर लो, मीन कर लो। अब जो स्क्वायर का मीन लाए हो ना, अभी जो लाए हो तो स्क्वायर का मीन है ना, वो तो वैल्यू का मीन नहीं है। तो बोला कि पहले स्क्वायर किया था ना, तो अब क्या कर लो, तो रूट कर लो, आ जाएगा आरएमएस। तो इस तरह से तो अब क्या कर लो, रूट कर लो। तो पहले हम स्क्वायर करके सबको पॉजिटिव बनाए, फिर एवरेज लिए। अब ये जो एवरेज है वो स्क्वायर का एवरेज है, जबकि हमको चाहिए किसका, करंट का। तो हमें क्या करना होगा बाबू, इसको रूट कर लेना होगा, और इस तरह से बना रूट मीन स्क्वायर। लेकिन रूट मीन स्क्वायर में ध्यान रखना, पहले करंट का स्क्वायर करेंगे फिर उसका मीन करेंगे एंड देन क्या करेंगे, रूट करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले रूट करेंगे फिर मीन करेंगे और फिर स्क्वायर करेंगे, नहीं, नाम उल्टा टाइप का दिखता है। पर बाबू शुरू क्या होगा, पहले करंट को स्क्वायर करेंगे, अगर वोल्टेज बोलेगा तो वोल्टेज का स्क्वायर, फिर मीन और फिर रूट। ठीक, यानी अगर IRMS की बात कर रहा है, IRMS की बात कर रहा है, तो ये अगर रूट अंडर आई स्क्वायर का एवरेज है बाबू। ठीक, और अगर VRMS की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा बाबू, जल्दी बता दो, रूट अंडर V स्क्वायर का एवरेज, V स्क्वायर का एवरेज, है ना। और जब इसको तुम सॉल्व करोगे, इसको तुम क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो तुम्हारा वैल्यू हो जाएगा I0/√2 या फिर V0/√2। अब बोलोगे सर ये कहां से आया, ये प्रूफ, हम बोलेंगे बहुत सिंपल है,
आप वही काम करो जो अभी थोड़ी देर पहले इधर साइड में करके बताया था ना, पहले करंट का स्क्वायर करो, क्या करो, फिर एवरेज उस प्रोसेस से निकालो जिस प्रोसेस से निकाले थे, और फिर उसका क्या करो, रूट करो, ये वैल्यू आ जाएगा। आप कहोगे तो हम करके फिर से एक बार बता देंगे, पर बाबू हमें लगता है कि उसकी जरूरत नहीं है, इतना से हमारा काम हो जाएगा। अब यहां से कुछ बात क्लियरली तुम लोग को पता चल रहा होगा, ठीक, कि बताइए सबसे ज्यादा वैल्यू किसका होता है, पीक वैल्यू का, नहीं बाबू, सबसे ज्यादा किसका, पीक वैल्यू का। ये एवरेज तुम खाली याद रखना, पर इसका यूज नहीं होगा, क्यों बाबू, क्योंकि इसमें तो सब जीरो हो जा रहा है ना, तो ठीक, तो ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा जाएगा। अब ये वाला एवरेज है फॉर हाफ टाइम और ये है आरएमएस, तो बाबू बताइए तो कौन ज्यादा होगा, इन दोनों में कौन ज्यादा है, 2I0/5 ज्यादा है कि 1I0/√2 ज्यादा है, कितना होगा, हाँ, कौन ज्यादा है। अच्छा एक काम करो, डिवाइड कर लो, देखो 2/पाई का वैल्यू होता है 3.14, तो कितना आ जाएगा बाबू, जल्दी बता तो। 0.6 कैसे हो जाएगा, ठीक, 6×3 = 18, हाँ 0.6 लगभग अप्रोक्स, ठीक। इसकी वैल्यू देखते हैं तो 1/√2 का वैल्यू होता है 0 पॉइंट कितना बाबू, जल्दी बता दो, 1.4, ठीक। तो बाबू अगर करेंगे तो 0.14 से डिवाइड करेंगे ना, 7 हो जाएगा ना, 0.7, ठीक। तो बाबू आरएमएस वाला वैल्यू क्या आ रहा है, क्लियरली ज्यादा आ रहा है, ठीक। तो सबसे ज्यादा कौन होता है, पीक करंट, सबसे ज्यादा, उसके बीच में आरएमएस करंट, और सबसे कम वैल्यू किसका होता है, एवरेज का, जो हाफ टाइम के लिए निकालता है, इसीलिए वोल्टेज वाला भी वही होगा, भी एवरेज, ठीक, ये याद रखिएगा, सीरीज है ना। चलो ये लगभग 0.63 होता है, ये लगभग 707 होगा, देखो तो, आप डिवाइड करके देख लेना, ऐसा हमको याद है, ठीक, इतना होना चाहिए, ठीक, वो अभी हम बहुत दिन पढ़ रहे हैं ना, तो हमको याद हो गया है, आप लोग डिवाइड करके देख लेना, ठीक। यानी ये 63% होता है, कितना होता है बाबू, और ये लगभग कितना हो गया, 70%, कितना हो गया, 70%। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो IRMS होता है वो लगभग 70% होता है, किसका बाबू, I0 का, ठीक। और जो आपका I एवरेज होता है वो होता है 63% ऑफ I0, वही रिलेशन V के लिए भी होगा, तो जो VRMS होगा वो होगा बाबू 70% ऑफ V0, और IRMS जो होगा, VRMS जो होगा वो होगा कितना बाबू, 60, ये एवरेज होगा 63% ऑफ V0। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना कि कुछ पार्ट बच गया था, सारे वैल्यू को हम तो बताए थे, उसमें से कुछ बच गया था, कुछ पॉइंट्स जिस पर हमको क्या करना है, ध्यान देना है। जैसे पहला चीज हम बताए कि जो इंस्ट्रूमेंट है, एसी इंस्ट्रूमेंट, कौन सा बाबू, एसी इंस्ट्रूमेंट, जो हमको करंट या वोल्टेज मेजर करके बताता है, वो बाबू किस पर बेस्ड होता है, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, जो बेस्ड होता है किस पर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर। और हम लोग जानते हैं जूल्स लॉ से कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, I², किसका बाबू, I² का। इसलिए जो हीटिंग इफेक्ट में जो करंट का वैल्यू मेजर हुआ है या जो एनर्जी मेजर किया है उसमें I का ऑलरेडी क्या है, स्क्वायर है, ठीक। और बाबू हमको अगर उसका करंट का वैल्यू लेना है तो हम इसका रूट करके क्या कर, इसका मीन करके क्या करते हैं, रूट करते हैं, कोई दिक्कत। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो एसी इंस्ट्रूमेंट है वो आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है, किसको मेजर करता है, आरएमएस वैल्यू को। क्यों, क्योंकि जो हीट जनरेट हुआ है उसको मेजर करता है, किसको मेजर करता है, हीट जनरेट का। और हीट जनरेट जो मेजर हुआ है उसमें क्या बाबू, करंट का स्क्वायर मेजर हो गया, क्या मेजर हो गया, करंट का स्क्वायर। अगर हम उस हीट का एवरेज लेंगे तो वो करंट के स्क्वायर का क्या होगा, एवरेज होगा, करंट के स्क्वायर का क्या होगा, एवरेज होगा, जिसका हम रूट कर देंगे और हमारा आंसर आएगा, ठीक। तो किसको मेजर करता है, IRMS। अगर वोल्टेज मेजर कर रहा है तो भी आरएमएस, या आरएमएस वोल्टेज या आरएमएस करंट को मेजर करता है। अगली चीज कि बाबू अगर ये मेजर कर रहा है तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो आरएमएस करंट के स्क्वायर के, ना बाबू, आरएमएस करंट अगर जो 2 गुना बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन 2 का स्क्वायर क्या गुना, 4 गुना बढ़ेगा करंट के, ठीक। तो IRMS के स्क्वायर के या फिर VRMS के स्क्वायर के। तो इस चीज को ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा जाता है, हालांकि पूछने के चांस थोड़ा क्या है, कम है, ठीक। अगला चीज है बाबू, आपको बोला जाता है ये आरएमएस वैल्यू है ना, कौन सा, आरएमएस, ठीक। इसको हम लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं, जैसे हम लिख के दे दिए हैं, देखो उधर साइड में आपको नोट्स दिए हैं, जो इसको हम लोग इफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं, वर्चुअल वैल्यू बोलते हैं, या फिर नॉर्मल वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, आरएमएस वैल्यू ना लिख के क्या लिखा जा सकता है, इफेक्टिव वैल्यू, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, वर्चुअल वैल्यू, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल वैल्यू। तो ये नाम तुम लोग को थोड़ा क्या रखना है, याद रखना है, क्या बाबू, किसका, आरएमएस। जैसे इफेक्टिव करंट बोलेगा इसका मतलब आरएमएस करंट, वर्चुअल करंट बोला इसका मतलब आरएमएस करंट, या फिर बोला नॉर्मल करंट मतलब आरएमएस करंट। एक और चीज आपको याद रखना है, फॉर्म फैक्टर। क्या बाबू, फॉर्म फैक्टर। अब फॉर्म फैक्टर जो है वो आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशियो होता है, किसका, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशियो। एवरेज
ऑफ आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू। तो बाबू आरएमएस वैल्यू कितना होता है जल्दी बताओ तो? 1/√2 टाइम होता है। 1/√2 टाइम किसका? अगर करंट का तो करंट लिखेंगे ना, आई नॉट, और वोल्टेज का तो वोल्टेज लिखेंगे। जबकि जो एवरेज वैल्यू होता है वो क्या होता है बाबू? 2I0/पाई। ये तो खत्म हो जाएगा ना, अगर भी रहता तो भी खत्म हो जाता। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बाबू? पाई/2√2। अब इसको देख लेना कि कैलकुलेट करके कितना। अब हम लोग कुछ डिफिनीशंस के बारे में बात करेंगे, और हम बता रहे हैं कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन ना यहीं से आते हैं। ये जो अभी हम डिफिनीशंस करवाने वाले हैं ना, उससे आते हैं। जैसे पहला चीज है रेसिस्टेंस। क्या है? एल का जान दो। क्या बाबू? रेसिस्टेंस। तो आप जानते हो करेंट अपोजिंग कैपेसिटी, एल का करेंट अपोजिंग कैपेसिटी ऑफ जो कंडक्टर है, वायर है, मटेरियल है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? रेसिस्टेंस। द करेंट अपोजिंग कैपेसिटी ऑफ मटेरियल, जिससे करंट क्या हो रहा है बाबू? फ्लो हो रहा है, या फिर कंडक्टर, इसी को क्या बोलते हैं बाबू? रेसिस्टेंस। इसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई कैपिटल आर सिंबल, ये ना बाबू। पर आपको पता है ये सिंबल रेसिस्टेंस का नहीं, रेसिस्टर का है, यानी उस मटेरियल का जिसमें रेसिस्टेंस होता है। ठीक, चलिए, रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी है, ध्यान रखोगे ना। हम यहाँ पर इसीलिए अभी हम सिंबल बना बताए कि एक्चुअली वो बहुत सारे लोग बोलता है कि रेसिस्टेंस का ये क्या है? सिंबल है। ये रेसिस्टेंस का सिंबल नहीं है, ये उस मटेरियल का सिंबल है जिसमें रेसिस्टेंस होता है, जिसे हम रेसिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसिस्टर, उसका सिंबल है ना। ठीक, जबकि रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है। ठीक, चलिए, अब बाबू इस प्रॉपर्टी का कुछ यूनिट भी होगा, इस कैपेसिटी का। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? ओम। ओम डिनोट ऐसे करते हैं ना बाबू। और एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था जॉन साइमन ओम, ठीक, उन्हीं के नाम पर रखा गया था ओम। कोई दिक्कत? इसका कोई डायमेंशन भी होता है, देख लेना यार, तुम लोग निकाल लेना। ठीक, अगला है कंडक्टेंस। क्या बाबू? कंडक्टेंस। ये क्या होता है बाबू? द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक, द रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल स्पेलिंग गलत लिखा हुआ, क्या होगा? अच्छा, ओहो सॉरी, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। अब इजकॉर्ड भी लिखे पड़ेगा, नहीं ना। द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस को क्या बोलते हैं बाबू? कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस को हम जी से डिनोट करते हैं, और ये हो जाएगा 1/r। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा बाबू? जल्दी बता दो। ओम का यूनिट MHO, मो। ठीक, या फिर ओम इनवर्स। कोई दिक्कत? ये हो गया ना। चलिए, अब देखो हमारा है इंपीडेंस। अब एसी सर्किट में आ जाते हैं। ये वाला जो चीज है ना, वो एसी में भी यूज होता है और डीसी में भी यूज होता है। पर एसी सर्किट का जो रेसिस्टेंस है ना, उसे बोलते हैं इंपीडेंस। क्या बोलते हैं? इंपीडेंस। IMPEDENC, DNC होगा ना, नहीं DANC, इंपीडेंस। ठीक, इसे हम डिनोट करते हैं जेड से। किसे डिनोट करते हैं? जेड से। और ये होता है द इफेक्टिव रेसिस्टेंस या फिर अपोजिंग कैपेसिटी। ठीक, द इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ एसी सर्किट। द इफेक्टिव रेसिस्टेंस यानी ओवरऑल जोड़ के, मतलब एसी सर्किट में सिर्फ रेसिस्टेंस नहीं रहेगा ना, कैपेसिटर भी रहेगा, इंडक्टर भी रहेगा। तो हर कंपोनेंट को जोड़ के जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस आएगा उसी को क्या बोलेंगे? एम्पीडेंस। क्या जो बाबू? एम्पीडेंस। ठीक, इसे हम डिनोट करते हैं किसे? जेड, पहले लिख लिए। और इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा? जल्दी बताओ। ओम। इसका भी ऐसा यूनिट ओम ही होगा। कोई दिक्कत? चलिए, अगला जो टर्म है हमारा वो है रिएक्टेंस। क्या है? ये भी रेसिस्टेंस होता है। ये जो रिएक्टेंस है वो भी क्या होता है? रेसिस्टेंस भी होता है। पर ये रेसिस्टेंस होता है या तो कैपेसिटर का या तो इंडक्टर का। तो जो कैपेसिटर या इंडक्टर रेसिस्टेंस ऑफर करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रिएक्टेंस। द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर और इंडक्टर को क्या बोलेंगे बाबू? जल्दी बताओ तो। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंस। अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, अगर कैपेसिटर ऑफर कर रहा है तो उसे बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और अगर इंडक्टर ऑफर कर रहा है तो उसे बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो दो तरह का रिएक्टेंस हो जाएगा। कौन कौन बाबू? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसे हम यक्स सी से डिनोट करते हैं। किससे बाबू? यक्स सी से। और ये होता है बाबू द रिएक्टेंस, या फिर डायरेक्ट लिख लो ना, रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाई, क्या बाबू जल्दी बताओ? कैपेसिटर। ठीक, चलिए, और अगला है बाबू इंडक्टिव, जो इंडक्टर ऑफर करेगा। ठीक, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और ये क्या होता है बाबू? जल्दी बताओ। इसको डिनोट करते हैं एक्सएल से, और ये हो जाएगा द रेसिस्टेंस
ऑफर्ड बाई इंडक्टर। अब देखो बाबू, जो एक्स सी होता है वो 1/ओमेगा सी होता है, जबकि एक्स एल होता है वो ओमेगा एल होता है। क्या होता है? अब इसके बारे में ना, अगर जो तुमको इसका डेरिवेशन देखना है तो बाबू हम लोग को थोड़ा सा क्या करना होगा, एसी सर्किट पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ तक अभी हम आपको कई टर्म सिखाए बाबू, जल्दी बता दो तो। 3 गो टर्म, अरे 3 का चौथा में उसी का पार्ट है ना। तो सब का मतलब क्या है? रेसिस्टेंस ही है ना बाबू? नहीं, कंडक्टेंस का मतलब रेसिस्टेंस नहीं है। ठीक, तो आपको कुछ बात बताएं, उसको एक बार फिर से क्या कर लेते हैं, गौर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम बोले कि अगर करंट किसी भी सर्किट से गुजरेगा, किसी भी वायर से गुजरेगा, किसी भी मटेरियल से गुजरेगा, तो वो मटेरियल करंट को अपोज करना चाहेगा। क्या करना चाहेगा? अपोज करना चाहेगा। और ये अपोजिंग जो कैपेसिटी है उसे हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं छोटू? रेसिस्टेंस। पढ़े हो ना? क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। ठीक, तो ध्यान रखोगे। ठीक, अब बात यह है कि अगर हम एसी सर्किट की बात करें तो एसी सर्किट में सिर्फ रेसिस्टेंस ही नहीं है जो रेसिस्टेंस ऑफर करता है, यानी जो सिर्फ रेसिस्टर नहीं है जो रेसिस्टेंस ऑफर करता है, बल्कि और अदर कंपोनेंट है वो भी रेसिस्टेंस ऑफर करता है, जैसे कि कैपेसिटर भी रेसिस्टेंस ऑफर करेगा। ठीक, जो इंडक्टर है वो भी रेसिस्टेंस ऑफर करेगा। अब सवाल ये है कि कैपेसिटर जो रेसिस्टेंस ऑफर करेगा उसको भी रेसिस्टेंस बोलेंगे, इंडक्टर जो है उसको भी रेसिस्टेंस बोलेंगे। तो फिर हमको पता कैसे चलेगा कि ये रेसिस्टेंस किसका है? नहीं पता चलेगा ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बाबू, नाम अलग देते हैं। नाम क्या करते हैं? अलग। तो जो कैपेसिटर का रेसिस्टेंस है उसे बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और जो इंडक्टर का रेसिस्टेंस है उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, या फिर डायरेक्ट बोल सकते हैं रिएक्टेंस। अगर इन दोनों में हम लोग ऑफर करना है, बताना है तो कोई दिक्कत। पर बाबू अब हमारे मटेरियल में 3 चीज हो गया, एक तो रेसिस्टर मटेरियल, और 2 गो कैपेसिटर और इंडक्टर यानी डिवाइस। रेसिस्टर मटेरियल होता है, ठीक, वो कोई डिवाइस नहीं होता है, वो क्या होता है? मटेरियल, सबस्टेंस जो बीच में डालते हैं। ठीक, जबकि कैपेसिटर और इंडक्टर क्या है? डिवाइस है। तो जो रेसिस्टर अपोज करता है करंट को उसे हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस, जो इंडक्टर और कैपेसिटर ऑफर करता है उसे बोलते हैं रिएक्टेंस। कोई दिक्कत? और इसका कंबाइंड करके जो हमारा आंसर आता है दैट इज कॉल्ड एम्पीडेंस। दैट इज कॉल्ड एम्पीडेंस। ध्यान रखोगे ना कि कोई दिक्कत है? नहीं ना रे, चलिए एम्पीडेंस। अच्छा, इसको पहले यूनिट बता देते हैं। इसका भी क्या होगा जल्दी बता दो बाबू, इन दोनों का भी यूनिट ओम। कोई दिक्कत? आप देखो बाबू, ओमेगा बराबर तुम लोग जानते हो ऑलरेडी कि 2 पाई एफ हो सकता है, फ्रीक्वेंसी 2 पाई फ्रीक्वेंसी। तो बाबू यहाँ पर हमारा एक्स बराबर क्या हो जाएगा बाबू? तो 1/2 पाई एफ इंटू ओमेगा। इसका मतलब है अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, हाँ ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना फ्रीक्वेंसी के लिए। तो इसका मतलब है कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा 50 हर्ट्ज की जगह पर 100 हर्ट्ज कर दे एसी का, तो बाबू कैपेसिटिव रिएक्टेंस घट जाएगा। पर इसमें देखो तो बढ़ जाएगा ना। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ये क्या करेगा? बहुत ज्यादा अपोज करने लगेगा ना बाबू, रिएक्टेंस बढ़ जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगा। पर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस घट जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखेगा नहीं, ये सब क्वेश्चन बहुत बार क्या किया जाता है? पूछा जाता है। ठीक, तो चलिए, तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बाबू? एडमिटेंस। डबल टी होता है ना, एक ही होता है एडमिटेंस। ठीक, इसे हम लोग बाई से डिनोट करते हैं। किसे बाबू? एडमिटेंस को किसे डिनोट करते हैं बाबू? बाई से। और ये क्या होता है बाबू, जल्दी बता दो? द रेसिप्रोकल ऑफ एम्पीडेंस। ठीक, यानी जेड। तो बाबू बाई बराबर क्या हो जाएगा? 1/z। बाई बराबर क्या हो जाएगा? 1/z। और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा बाबू? तो जल्दी बता दो, रेसिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? MHO या फिर ओम इनवर्स। तो बाबू इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये कैपेसिटेंस सॉरी कंडक्टेंस है। ये क्या है बाबू? कंडक्टेंस ऑफ एसी सर्किट है बाबू। जैसे इंपीडेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस ऑफ एसी सर्किट। उसी तरीका से ये क्या हो गया बाबू? कंडक्टेंस ऑफ एसी सर्किट। अब हमें बात करना है पावर कंजप्शन। इसको देख लेते हैं ना, उसके बाद देख लेते हैं पावर कंजप्शन। तो हम लोग पढ़े चुकी कि P बराबर होता है VI, पढ़े हो ना? P बराबर VI। पर जब हम इसको बात करते हैं तो ये डीसी के लिए वैलिड है। किसके लिए? ठीक, समझा? अगर हमको एसी के लिए बात करना होगा, किसके लिए बात करना होगा? एसी के लिए। तो ये जो होता है वो होता है VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। ये जो cos फाई बीच में आया ना, इसी को बोलते हैं हम लोग पावर फैक्टर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? पावर फैक्टर। ठीक, तो ध्यान रखोगे ना। चलिए, इसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल वोल्टेज, इसको बोलते हैं वर्चुअल करंट। आपको पढ़ा है ना, इफेक्टिव, वर्चुअल या फिर नॉर्मल बोल सकते हैं ना बाबू, तो आरएमएस वैल्यू को। तो वर्चुअल वोल्टेज, वर्चुअल करंट। तो अगर हम लोग बात करें कि वर्चुअल वोल्टेज इंटू वर्चुअल करंट,
तो ये कहलाएगा वर्चुअल पावर। ये क्या कहलाएगा बाबू? वर्चुअल पावर, वर्चुअल पावर। और ये वाला जो आया हमारा वो है रियल पावर। क्या बाबू? रियल पावर। ठीक, ध्यान रखोगे ना। तो रियल पावर और वर्चुअल पावर का जो रेशियो होगा ना, दैट इज पावर फैक्टर। आप देखो ना, डिवाइड हो जाएगा। तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चा, जल्दी बता दो। रियल पावर में वर्चुअल पावर। हाँ, द रेशियो ऑफ रियल पावर टू द वर्चुअल पावर। ठीक, यानी P बाई क्या बाबू? VRMS इंटू IRMS बराबर क्या होगा बाबू? पावर फैक्टर यानी cos फाई।